प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रुदौली विधानसभा के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। तदुपरांत मवई ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत कसारी में ग्राम चौपाल के कार्यक्रम में पहुंचे। साथ में क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव व भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गुंडागर्दी को रोकने का काम किया है। अपराधी या तो सुधर जाएं या तो जेल जाएं। उन्होंने जनता से भी पूछा कि अपराध कम हुआ कि नहीं, अपराधी डर रहे हैं कि नहीं। जनता ने एक स्वर में कहा अपराध कम हुआ है। हमारी सरकार ने सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, सबको न्याय दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने अपने मंच से ही कसारी गांव को जोड़ने वाले रास्ता को स्वीकृति होने की जानकारी दी। कहा जल्द ही बन जाएगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि यहां सब मां कामाख्या धाम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आज रुदौली विधानसभा का विकास तेज गति से हो रहा है। उन्होंने डिप्टी सीएम के कामाख्या धाम आगमन पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीडीओ अनीता यादव, बीडीओ अखिलेश गुप्ता, उप जिलाधिकारी स्वप्निल यादव, तहसीलदार प्रज्ञा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी, बाबा बाजार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, भाजपा नेता निर्मल शर्मा, तेज तिवारी, रामनेवल लोधी, राजेश यादव, संतोष मिश्रा सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे। कामाख्या धाम में चल रहे भंडारे में डिप्टी सीएम ने ग्रहण किया प्रसाद। कामाख्या धाम में चल रहे विशाल भंडारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने यहां भी भारी संख्या में मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मां कामाख्या धाम के विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव विधायक रामचंद्र यादव ने भेजा है, इसे जल्द ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जल्द ही जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कामाख्या धाम के पुजारी पंडित इंद्रेश कौशिक के गोमती तट पर आरती में शामिल होने के आग्रह पर कहा कि जल्द ही कामाख्या धाम आकर गोमती तट पर आरती में शामिल होऊंगा। इस मौके पर विधायक रामचंद्र यादव ने 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। साथ ही मवई ब्लॉक प्रमुख सचिव राजीव तिवारी ने माता दुर्गा जी की प्रतिमा भेंट कर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। सीएम के स्वागत के क्रम में बूथ अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र भेंट कर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। माता कामाख्या के दरबार में, उनके चरणों में प्रणाम करने का, दर्शन करने का अवसर मिला। फिर हमारे सरकार के द्वारा लगातार प्रयास है गांव की समस्या, गांव में समाधान सरकार जनता के द्वार, और उसके लिए लगा रहे हम लोग हर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल। और इसी के क्रम में आज मुझे कसारी ग्राम सभा है, वहाँ पर चौपाल के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। और हमारी सरकार चूँकि गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार लगातार डबल रफ्तार से राज्य की सेवा करने का काम कर रही है। और पिछले कार्यकाल की उपलब्धि के रूप में आज मुझे खुशी है कि रामचंद्र भाई का जो प्रयास था हमारे विधायक जी का, उसके परिणाम स्वरूप एक ये अतिथि गृह भी यहाँ पर बन करके तैयार है, यहाँ का मार्ग भी बन करके तैयार है, यहाँ पे माँ गोमती की नदी पर सेतु भी बन करके तैयार है। तो कई उपलब्धियों का एक तरह से यहाँ हमारे लिए क्षेत्र है, और आने वाले समय में और अच्छा करें। रामनवमी में कई जगह विवाद की स्थिति आ गई है। हाँ, श्री रामनवमी पर किसी को विवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। सबको श्री राम जय जय राम का जाप करने की आवश्यकता होती है, और श्री राम जी के जन्म उत्सव को मनाने की बात होती है। लेकिन इस देश के अंदर जो अभी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, संगठन हैं, वह इस प्रकार की हरकत करने का ज़रूर प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान राममय रहेगा, पूरा प्रदेश तो राममय है ही। और इस प्रकार के विवादों पर सवाल पूछने का मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले समय में जैसा हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का एक लक्ष्य लेकर काम करती है, इस प्रकार के सवाल के लिए स्थिति नहीं बनेगी। मौर्य जी, एक हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है कि जो मदरसों में विशेष धर्म की शिक्षा दी जा रही है सरकारी पैसे पे, ऐसा क्यों है?
देखिए, माननीय न्यायालय ने अगर कोई नोटिस दिया है तो सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन हमारी सरकार का यही प्रयास है कि चाहे वो मदरसे ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं और प्रदेश के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, देश के सेवक बने, लेकिन कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसमें लगातार अड़चन डालते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी नोटिस होगा, मुझे मालूम नहीं इस सवाल के जवाब में क्यों मैं कह रहा हूँ कि उसका जवाब दिया जाएगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि न्यूज़ 18 के मंच से अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है कि जब यूपीए की सरकार थी तो सीबीआई ने उन पर दबाव बनाया कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस जैसा करती है सत्ता में रहने का, वह सोचती है वैसा ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार करती है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी सरकार एक तानाशाह सरकार हुआ करती थी और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार है। जिस सरकार के समय जो न्यायालय का काम है अपना न्यायालय करता है, जो संवैधानिक संस्थाओं का काम है वो अपनी संस्थाएं करती हैं और चारों स्तंभ मजबूत हैं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे आप सब हमारे मीडिया के मित्र हों। एक अच्छी दिशा में जब देश प्रदेश प्रगति कर रहा है या विकास जिनको पच नहीं रहा है, सहन नहीं हो रहा है, वह आज विरोध कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जो आरोप है यह सच है कि उन्होंने सारी कोशिश करके कि किसी भी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी को आरोपी बना करके उनके खिलाफ फर्जी आरोप सजा करके और उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। और जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया कि उस समय जो दंगे हुए थे उसमें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे जो शासक का दायित्व होता है उसका निर्वहन किया और सभी इस प्रकार के आरोपों से देश की सर्वोच्च अदालत बरी कर दी। सर, अतीक अहमद चले गए लेकिन अभी आरोपी नहीं पकड़े गए, कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब कोई भी आरोपी, मैंने कहा पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि पाताल के नीचे भी जाके जमीन के नीचे छिप जाएगा पाताल में तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें खोज लाएगी। समय लग रहा है, ये आप जानते हैं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे और कानून के अनुसार उन्हें कठोरतम सजा जरूर मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल है सर, जो जिस तरह से अखिलेश यादव खास तौर पे आप देखें, चाहे आरिफ का मामला हो चाहे अतीक अहमद का मामला हो, कहीं न कहीं वो डैमेज कंट्रोल कोशिश करने के लिए आजम खान के मामले के बाद से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, कहीं न कहीं उनके पीछे चुनावी अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह दो जातियों को यह समझते हैं कि एक तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको वोट देने के लिए सदा मजबूर रहें और दूसरा हमारे यादव भाइयों के लिए उनकी व्यवस्था रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो कार्य हुआ है डबल इंजन सरकार में, सबका साथ सबका विकास में, और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं तो अपने बहुत सारे यादव मित्रों को भी जानता हूँ, जितने वो जातिवादी हैं उससे ज़्यादा वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं। आप देखना 2024 के चुनाव में जहाँ साइकिल 2022 में कुछ जगह चल गई थी, वहाँ भी साइकिल पंचर नज़र आएगी और 80 की 80 लोकसभा सीटों में कमल खिलेगा। जो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है वह भी अब ये विचार करने के लिए लगातार विवश हो रहा है कि यह कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले या भाजपा विरोधी दलों वाले तो कहते भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी, भाजपा शासन में उनका विकास हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है उनका भी वोट हमको मिलना शुरू होगा, ठीक से मिलना शुरू होगा। लेकिन यदुवंशी चूँकि राष्ट्रभक्त भी है, हिंदूवादी भी है, उसका भारी भरकम वोट 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से बैठाने के लिए भारी समर्थन। निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। भाजपा चुनाव के पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर ये आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे।